आज हम दुर्खिम के सामाजिक तथ्य का अर्थ एवं विशेषताओं पर चर्चा कर रहे हैं। इमैनुएल दुर्खिम समाजशास्त्र के महान समाजशास्त्री थे और उन्होंने सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी। सामाजिक तथ्य की जो अवधारणा है उसका उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड में किया है। दुर्खिम समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञानों के समान स्तर प्रदान करने के लिए सामाजिक तथ्य की अवधारणा का प्रतिपादन करना चाहते थे। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक में इसकी विस्तृत विवेचना की है। दुर्खिम की पुस्तक में कुल 7 अध्याय है और इस पुस्तक को 2 कारणों से रचना की है। पहला तो ये समाजशास्त्र को मनोविज्ञान और जीवशास्त्र से मुक्त करके उसे एक स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करना, तथा दूसरा सामाजिक चेतना तथा सामूहिक सम्मिलन से उत्पन्न एक स्वतंत्र वास्तविकता के रूप में सामाजिक तथ्यों को समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में स्थापित करना। समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम पुस्तक में कुल 7 अध्याय है। प्रथम अध्याय में दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु एवं अनुसंधान की समस्या के रूप में सामाजिक तथ्य की परिभाषा और उसकी विशेषताओं की व्याख्या की है। दूसरे अध्याय में सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक और वैश्विक अवलोकन के नियम निर्धारित किए हैं। तीसरे अध्याय में सामान्य तथा व्याधिकीय तथ्यों का विश्लेषण किया है। चतुर्थ अध्याय में सामाजिक तथ्यों का वर्गीकरण के नियमों की व्याख्या की गई है। 5वें अध्याय में सामाजिक तथ्यों की विस्तृत व्याख्या की गई है। 6ठे अध्याय में निर्वचन तथा सामान्यीकरण की प्रणालियों से संबंधित है। और जो 7वां और अंतिम अध्याय है उसमें दुर्खिम ने अपने संपूर्ण विवेचन का संक्षिप्त निष्कर्ष प्रस्तुत किया है। इस प्रकार हम आज सामाजिक तथ्य का अर्थ और विशेषताओं की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो सामाजिक तथ्य क्या है? सामाजिक तथ्य को दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया है और दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य को परिभाषित करते हुए कहा भी है कि सामाजिक तथ्य वे तथ्य है जो सामूहिक चेतना से संबंधित हो और व्यक्तिगत चेतना से स्वतंत्र हो। सामाजिक तथ्यों के दबाव में ही व्यक्ति एवं समूह व्यवहार करते हैं। सामाजिक तथ्यों को परिभाषित करते हुए दुर्खिम लिखते हैं कि सामाजिक तथ्य व्यवहार और व्यवहार के अंतर्गत जैसे विचार, अनुभव और क्रिया का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वैश्विक रूप से संभव है और जो एक विशेष ढंग से व्यवहार को बाध्य करता है। इस पुस्तक में एक दूसरे स्थान पर दुर्खिम लिखते हैं कि सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने एवं अनुभव करने के वे तरीके हैं जिनमें व्यक्तिगत चेतना से बाहर भी अस्तित्व को बनाए रखने की उल्लेखनीय विशेषताएं होती है। अर्थात दुर्खिम ने इसमें हमारे जो सोचने के, अनुभव करने के तरीके हैं, कार्य करने के तरीके हैं, उनको सामाजिक तथ्य के रूप में परिभाषित किया है।
समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम पुस्तक के प्रथम अध्याय की अंतिम पंक्तियों में सामाजिक तथ्यों को विस्तृत रूप से समझाते हुए दुर्खिम ने यह भी लिखा है कि सामाजिक तथ्य क्रिया करने का एक स्थायी अथवा अस्थायी तरीका है जो व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने में समर्थ होता है अथवा पुनः क्रिया करने का एक तरीका है जो किसी समाज में सामान्य रूप से पाया जाता है, किंतु साथ ही साथ जो व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र पृथक अस्तित्व रखता है। ये दुर्खिम की जो तीनों विशेषताएं हैं उनसे स्पष्ट है कि सामाजिक तथ्य क्रिया करने अथवा व्यवहार करने के तरीके हैं। इनमें दुर्खिम मानव के सोचने, विचारने, अनुभव करने के तरीके को सम्मिलित करते हैं। ये तरीके स्थायी भी हो सकते हैं, अस्थायी भी हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें तो जैसे आत्महत्या, विवाह और मृत्यु की संख्या में किसी भी समाज में बहुत ज़्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं आता, थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है। इनकी वार्षिक दर लगभग स्थायी और स्थिर सी रहती है, इसलिए हम इन्हें स्थायी सामाजिक तथ्य की श्रेणी में रख सकते हैं। इसी प्रकार से समाज में प्रचलित जो विश्वास है, प्रथाएं हैं, रीति रिवाज, आदर्श, नैतिकता और मान्यताएं भी स्थायी तथ्य के रूप में देखे जा सकते हैं। जबकि मनुष्य का जो रहन सहन है, खान पान है, वेशभूषा इत्यादि में तीव्र परिवर्तन देखे जा सकते हैं। ये चीज़ें हमारी रहने की आदत है, खान पान है, वेशभूषा है, वो तेज़ी से बदलती है, इसलिए इनको हम अस्थायी सामाजिक तथ्य कह सकते हैं। सामाजिक तथ्य किसी व्यक्ति विशेष की नहीं वरन ये संपूर्ण समाज की संपत्ति होती है। तो इस प्रकार से हम सामाजिक तथ्यों को परिभाषित कर सकते हैं। व्यक्ति के सोचने, विचारने, अनुभव करने के तरीके सामाजिक तथ्य कहलाते हैं और ये व्यक्ति के लिए नियंत्रणकारी है, बाध्यकारी है, व्यक्ति से बाह्य है। तो इस प्रकार से सामाजिक तथ्यों को हम परिभाषित कर सकते हैं। अब सामाजिक तथ्यों की परिभाषा के बाद सामाजिक तथ्यों की विशेषताओं की बात करें तो दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है। अन्य विशेषताएं भी है। तो सर्वप्रथम हम प्रमुख विशेषताओं में बाह्यता तथा बाध्यता दो को मानते हैं। सामाजिक तथ्यों को भलीभांति समझने के लिए इन प्रमुख विशेषताओं और अन्य विशेषताओं को समझना आवश्यक है। सर्वप्रथम हम बाह्यता जो विशेषता है उसके बारे में बात करें। सामाजिक तथ्य की एक प्रमुख विशेषता है कि ये समाज के अंतर्गत वैज्ञानिक के व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत चेतना और अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। अर्थात सामाजिक तथ्य व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत चेतना और उसका जो व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र है उससे बाहर होते हैं। इन पर व्यक्ति विशेष के विचारों और क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इनका अस्तित्व व्यक्ति से स्वतंत्र होता है। सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति सामूहिक चेतना एवं व्यवहार से होती है, इसलिए ये व्यक्तिगत तथ्यों से पृथक और भिन्न होते हैं। जिस प्रकार पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, फिर भी पानी न तो हाइड्रोजन है और न ही ऑक्सीजन। पानी इन दोनों से पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। इस प्रकार सामाजिक तथ्यों का निर्माण भी समूह के सदस्यों की सामूहिक एवं पारस्परिक अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है, किंतु उनका अस्तित्व व्यक्तिगत तथ्यों से स्वतंत्र होता है। मनुष्य के मन में विचारों का जन्म विभिन्न कोष्ठों की पारस्परिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है।
इस प्रकार से विभिन्न व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं के कारण सामूहिक चेतना और सामूहिक विचारों का जन्म होता है। फिर भी उनका अस्तित्व व्यक्ति विशेष की चेतना से बाहर और पृथक होता है। धार्मिक विचार और विश्वास, प्रथाएं, नियम, नैतिकता आदि सामूहिक चेतना की ही उपज होते हैं। अतः व्यक्ति की शक्ति और अधिकार से ये परे होते हैं, इसलिए इन्हें सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में गिना जाता है। सामाजिक तथ्यों पर वैज्ञानिकों के व्यक्तिगत विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए वे व्यक्ति के नियंत्रण से स्वतंत्र भी होते हैं और इसलिए सामाजिक तथ्यों की जो विशेषता है बाह्यता, वो एक प्रमुख विशेषता मानी गई है। दूसरी जो विशेषता है वो है बाध्यता। सामाजिक तथ्य की दूसरी प्रमुख विशेषता बाध्यता है और इसकी पालना व्यक्ति के लिए बाध्यता मूलक है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति व्यक्तिगत चेतना से न होकर के सामूहिक चेतना से होती है तथा व्यक्ति के लिए ये सामाजिक तथ्य दबावकारी है। सामाजिक तथ्यों के पीछे समाज और समूह की शक्ति होती है। इस शक्ति के प्रभाव और दबाव के कारण ही व्यक्ति उसी प्रकार का आचरण करता है जैसा समाज चाहता है और निर्देश देता है। सामाजिक दबाव या शक्ति व्यक्ति से बाहर की वस्तु और व्यक्ति से श्रेष्ठ होती है, अतः व्यक्ति उसके सामने नतमस्तक होता है, झुकता है। समाज के नियमों और आदेशों को शिरोधार्य करता है। समाज की इस शक्ति का पता सामान्य जीवन व स्थिति में नहीं लगता, वरन इसका विरोध करने पर, नकारने पर या उल्लंघन करते हैं तभी समाज का रोष प्रकट होता है तथा दबाव की व्यवस्था करता है। सामाजिक तथ्य व्यक्ति के लिए इस प्रकार से बाध्यता मूलक है। सामाजिक तथ्यों का व्यक्ति अक्सर से पालना करता है। दुर्खिम के अनुसार नैतिकता एक सामाजिक तथ्य है और सामूहिक चेतना इसके उल्लंघन पर नियंत्रण लगाती है। नैतिकता के उल्लंघन पर समाज दंड की व्यवस्था भी करता है, चाहे वह अधिक कठोर नहीं हो। समाज के कानून, प्रथाएं, परिपाटियां सामाजिक तथ्य हैं। यदि हम इसका विरोध करते हैं, अवमानना करते हैं, तो हमें दबाव महसूस होता है। समाज हमें ऐसा करने से रोकता है। हमसे क्षति हो गई हो तो समाज हमसे क्षतिपूर्ति की मांग करता है। यदि पूर्ति संभव न हो तो समाज उसके लिए दंड भी देता है। इस प्रकार से सामाजिक तथ्य व्यक्ति के लिए बाध्यता मूलक है। इन दो प्रमुख विशेषताओं के अलावा भी सामाजिक तथ्यों की अन्य भी विशेषताएं हैं जिनके माध्यम से सामाजिक तथ्य को भली-भांति समझा जा सकता है। तीसरी विशेषता के रूप में हम सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने या अनुभव करने के तरीके हैं। दुर्खिम ने अपनी परिभाषा में भी कहा है कि सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने, अनुभव करने का तरीका है। व्यक्ति जो सोचता है, अनुभव करता है, कार्य करता है, उनका जो ये तरीका है वह सामाजिक तथ्य की श्रेणी में आता है। व्यक्ति अपने विवाह के बारे में सोचता है, तब वह ये भी सोचता है कि विवाह साथी का चुनाव उसके परिवार, उसके वर्ग, उसकी जाति, धर्म, शिक्षा, व्यवसाय, आर्थिक
स्थिति आदि के अनुरूप हो। उसके इस सोच पर भी सामाजिक दबाव है, अर्थात सामाजिक नियमों की पालना भी उसे करनी है। अतः ये सोच कार्य करने और अनुभव करने का तरीका जो है सामाजिक तथ्य, किस अवसर पर हम किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, किस प्रकार का आचरण करेंगे, ये हमें समाज ही बताता है। समाज के जो नियम हैं, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं आदि सभी हमें हमारे आचरण को नियंत्रित करती है, नियमित करती है। चौथी जो विशेषता है सामाजिक तथ्यों की वो है सार्वभौमिकता। सामाजिक तथ्य सार्वभौमिक होते हैं, अर्थात इनका प्रचलन प्रत्येक काल, प्रत्येक समूह, प्रत्येक समाज में पाया जाता है। ऐसा कोई समाज नहीं, ऐसा कोई काल नहीं, ऐसा कोई समूह नहीं जिसमें सामाजिक तथ्य नहीं पाए जाते हो। इनको सभी एक ही अर्थ में समझते और पालन करते हैं। सामाजिक तथ्यों में केवल उन्हीं तरीकों को सम्मिलित करते हैं जो संपूर्ण समाज में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। तो सार्वभौमिकता भी सामाजिक तथ्यों की विशेषता है। पांचवी विशेषता, सामाजिक तथ्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते हैं। सामाजिक तथ्यों की जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की विशेषता है कि हम बहुत सारे सामाजिक रीति रिवाज है, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, उनका पीढ़ी दर पीढ़ी पालन करते हैं। सामाजिक तथ्य समाजीकरण के माध्यम से सीखे जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते हैं। जैसे कोई त्यौहार किस तरह से मनाना है, भोजन बनाने का जो तरीका है, कपड़े पहनने का जो तरीका है, ये हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करते आए हैं। तो इस प्रकार से समाज के बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सिखाया जाता है। छठी जो विशेषता है सामाजिक तथ्यों की वो ये है कि सामाजिक तथ्य सीखे जाते हैं। सीखना एक प्रक्रिया है और जिसको समाजशास्त्रीय भाषा में समाजीकरण भी कहा जाता है। सामाजिक तथ्य चूँकि समाज की उपज है, अतः उन्हें समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा सीखा जाता है। शिक्षा समाजीकरण का एक सशक्त साधन है। शिक्षा औपचारिक हो सकती है, अनौपचारिक हो सकती है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक तथ्यों को सीखता है। सामाजिक तथ्य सामूहिक चेतना, सामूहिक प्रतिनिधान के रूप में समाज में मौजूद होते हैं जिन्हें व्यक्ति सीखता है। सामाजिक तथ्य की सातवीं विशेषता है कि सामाजिक तथ्य अधिवैयक्तिक होते हैं। सामाजिक तथ्यों का प्रदर्शन और प्रकटीकरण यद्यपि व्यक्ति की क्रियाओं से होता है, किंतु उसका अस्तित्व व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र होता है। सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति सामूहिक चेतना के द्वारा होती है, अतः ये किसी एक व्यक्ति के नहीं होते वरन संपूर्ण समाज के होते हैं। दुर्खिम इन्हें सामाजिक धाराएं कहता है। समय समय पर ये धाराएं व्यक्ति को विशेष प्रकार का आचरण करने की प्रेरणा देती है। जैसे कानून में धाराएं होती है और धाराओं की वजह से व्यक्ति उनके भय से नियमित आचरण करता है, समाज सम्मत आचरण करता है। उसी प्रकार से समाज में भी जो कार्य करने का तरीका होता है उसे धाराएं कहा गया है। सामाजिक तथ्य एक स्वतंत्र शक्ति है जो व्यक्ति व्यवहारों में प्रकट होती है। ये शक्ति समूह की देन है। प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियाँ आदि जो कि सामाजिक तथ्य है, किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है वरन संपूर्ण समाज की देन है। इनका निर्माण, विकास, परिमार्जन, संशोधन, परिवर्तन किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं वरन संपूर्ण समूह या समाज के द्वारा होता है। इस रूप में सामाजिक तथ्य
अधिवैयक्तिक है, व्यक्ति की क्षमता और शक्ति से परे हैं और सामाजिक है। इसलिए सामाजिक तथ्यों को अधिवैयक्तिक कहा गया है। 8वीं और अंतिम विशेषता है सामाजिक उत्पत्ति। सामाजिक तथ्य व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना की उपज नहीं है, वरन वे सामूहिक चेतना के परिणाम है। उनकी उत्पत्ति समाज में होती है, समाज से होती है तथा उनका विकास समाज के इतिहास से जुड़ा हुआ है। जैसा समाज होगा उसका वैसा ही मिजाज होगा, उसी के अनुरूप उसके सामाजिक तथ्य होंगे। अलग अलग देशों में, अलग अलग समाजों में, अलग अलग समूहों में अलग अलग प्रकार के सामाजिक तथ्य भी पाए जाते हैं। जैसे भारत में स्त्रियां घूंघट निकालती हैं, जबकि यूरोपीय समाज में घूंघट का प्रचलन नहीं है। प्रत्येक देश में अभिवादन का अपना एक तरीका है जो कि अन्य देश से भिन्न है। ये सभी क्या है? सामाजिक तथ्य, क्योंकि इनकी उत्पत्ति किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं वरन संपूर्ण समाज की देन है और समाज में बार बार दोहराए जाने के कारण ये स्थायी हो जाते हैं। इस प्रकार सामाजिक तथ्यों को उसके अर्थ और विशेषताओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं।